Hello, my dear students. Welcome to your YouTube channel Toppers Mindset 2.0, where we go from confusion to clarity. In today's video, we will learn your sixth poem, Amanda. So, what are we waiting for? Let's begin. So, my dear friend, poem Amanda has been written by Robin Klein, and she is our Robin Klein. And these are some other details about her. Look at it. Otherwise, video will be long if I will discuss. Let's move on the next page. Let's know something about the poem, then we will start the stanzas. The poem Amanda reflects a child's emotional rebellion against constant control by one of her parents. जो पोम अमांडा है वो क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है? एक चाइल्ड के अंदर चल रहे जो शांत चुपचाप जिसमें कोई आवाज नहीं है, स्वर नहीं है, ऐसे विद्रोह को दिखाती है जो कि किसके खिलाफ है? लगातार होने वाले नियंत्रण के खिलाफ, जो कि उसके पेरेंट्स यानी मम्मी की तरफ से जो हो रहा है. द पोम डिपिक्ट्स द डिलेमा ऑफ अ यंगर. ये पोम एक छोटी लड़की की मुश्किल के बारे में दिखाती है जिसका नाम क्या है? अमांडा है. हु इज कॉन्स्टेंटली बीइंग नैग्ड, स्कॉल्डेड और इंस्ट्रक्टेड. जो लगातार जिसे परेशान किया जा रहा है या उसे कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं बाय हर पेरेंट, लाइकली हर मदर. एक्चुअली इन दिस पोम इट इज नॉट क्लियर हु इज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस. मे बी ये मम्मी ही होंगी. And why she is instructing her to follow social norms and domestic rules, कि वो जो है सामाजिक नियमों को फॉलो करे और घर के रूल्स वगैरह को भी. While being instructed, Amanda escapes into her world of imagination. जब भी उसे डांटा जाता है या जब भी उसे जो है इंस्ट्रक्ट किया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, तब तब उस चीज से भागने के लिए, बचने के लिए क्या करती है? वो अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में खो जाती है. द पोम शोज गैप बिटवीन एडल्ट अथॉरिटी एंड चाइल्ड्स फ्रीडम. जो हमारे घर के एल्डर्स होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं, उनके बीच के एक गैप को या फिर कम्युनिकेशन गैप को दिखाती है. जॉनरा, द पोम इज अ लिरिकल पोम. लिरिकल पोम्स मींस दैट कैन बी सung, जिसे गाया जा सकता है. और ये पोम कैसी है? साइकोलॉजिकल भी है, रिफ्लेक्टिव है यानी मेडिटेटिव है. थीम और सब्जेक्ट ऑफ दिस पोम, चाइल्डहुड फ्रीडम वर्सेस पेरेंटल कंट्रोल. इसके बारे में है चाइल्डहुड का, जो चाइल्डहुड में जो फ्रीडम होनी चाहिए और जो पेरेंटल कंट्रोल होता है चाइल्डहुड में, उनके बीच के अंतर को या कॉन्ट्रास्ट को दिखाती है. इमेजिनेशन एज एस्केप. इमेजिनेशन को कैसे दिखाया गया है? उस कंट्रोलिंग जो एटमॉस्फेयर है घर का, उससे बचने का एक सोर्स बताया गया है. एंड डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. और अकेले रहने की एक डिजायर भी इसमें है उस छोटी लड़की अमांडा के अंदर. मूड ऑफ द पोम. मूड मीन्स पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट और पोएट्स ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को किस तरह से उसने रिप्रेजेंट किया है, हमारे सामने रखा है, हमारे सामने कैसे रखा है सब्जेक्ट को. सो अमांडाज मूड कैसा है इसमें? ड्रीमी है, लोनली है. वो अपने आप को कैसा महसूस करती है? अकेला महसूस कर रही है और वो थोड़ा सा ड्रीम में ही, अपने सपनों में खोई रहती है. ओवरऑल जो मूड है वो कैसा है? रिफ्लेक्टिव एंड स्लाइटली सैड है. रिफ्लेक्टिव मतलब मेडिटेटिव है, वो हमेशा सोचती रहती है अमांडा, और वो थोड़ी सी दुखी भी रहती है. टोन ऑफ द पोम मीन्स द फीलिंग क्रिएटेड इन रीडर्स माइंड व्हेन दे रीड दिस पोम. जब वो इस पोम को पढ़ते हैं, रीडर्स आप और हम, तो हमारे मन में कैसी फीलिंग आती है हमारे, उसको दिखाती है टोन. फॉर पेरेंट्स, टोन इज क्रिटिकल, अथॉरिटेटिव एंड नैगिंग. पेरेंट्स की बात करें तो इसमें क्या है? थोड़ा सा क्रिटिकल है. अमांडा के लिए पेरेंट्स या मम्मी कैसी हैं? थोड़ा सा क्रिटिकल हैं, आलोचना करती हैं, अथॉरिटी दिखाती हैं, अपनी पावर दिखाती हैं. नैगिंग है, थोड़ा सा उसको परेशान भी करती हैं, इंस्ट्रक्ट करके उसे बार बार. और फॉर अमांडा और टीनेजर्स, जो टीनेजर्स होते हैं 13 to 19 वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए पोम कैसी है? सिंपैथेटिक है और जेंटल है. सो इन दिस पोम वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ स्टैंजास. स्टैंजास विदाउट पैरेंथेसिस और ब्रैकेट, और स्टैंजास विद पैरेंथेसिस. ऐसे स्टैंजास जो पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के बिना हैं, ब्रैकेट में नहीं है, वो क्या दिखाते हैं? मदर्स रिटोरिकल स्कॉल्डिंग एंड इंस्ट्रक्शंस. मम्मी की जो है डांट फटकार या उनके जो है निर्देश जो वो देती हैं, उसको दिखाता है. और वो जो पैरेंथेसिस के अंदर हैं, स्टैंजास ब्रैकेट के अंदर हैं, वो क्या दिखाते हैं? अमांडाज इंटरनल थॉट एंड इमेजिनेशन. और जो स्टैंजास ब्रैकेट के अंदर हैं, वो क्या दिखाते हैं? अमांडाज इंटरनल थॉट एंड इमेजिनेशन. अमांडा के अंदर चलने वाले विचारों को, उसकी कल्पनाओं को दिखाते हैं.
So it is our first stanza which is without parenthesis. ये क्या है, ब्रैकेट के बिना वाले स्टैंजाज हैं जिसमें क्या है, स्कोल्डिंग और इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो मम्मी अमांडा को देती हैं. So before we start this stanza, let's look at the meaning of the difficult words. Hunch, to bend body forward, शरीर को आगे की तरफ झुकाकर बैठना, यानी पीठ में कुबड़ निकालकर बैठना. स्लाउचिंग, जब भी क्लास में आप थक जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बेंच पे आगे बेंच की तरफ हाथ रख लेते हैं या सर रख लेते हैं, पीठ पीछे की तरफ निकाल लेते हैं, बेंड कर लेते हैं ना, दैट इज व्हाट स्लाउचिंग. Poetic devices we will discuss after completing the stanzas. In this stanza, Amanda's mother is instructing her saying, "Don't bite your nail, Amanda." अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, दांतों से. Don't hunch your shoulder, और अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ झुका के और पीठ में कुबड़ निकालकर मत बैठो अमांडा. और लेजीनेस में बेंड होकर, आगे की तरफ बेंड होकर मत बैठो अमांडा. So I have written something to explain this stanzas. So for the first stanza, look at it. One of the parents मतलब इसमें क्लियर नहीं है कि ये मम्मी ही है, इसलिए हम लोग यह मान के चलते हैं कि ये मम्मी है. Starts with a series of instructions, ढेर सारे लगातार एक चेन में क्या ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस निर्देश देने लगती हैं मम्मी. She scolds Amanda, अमांडा को डांटती फटकारती हैं. और अमांडा कौन है, एक a little girl in her teenage, एक ऐसी लड़की है जो 13 to 19 के बीच में लगती है. मे बी ये क्या है, स्कूल गोइंग गर्ल है. ये क्या है, एक स्कूल गोइंग लड़की लगती है. So she scolds Amanda for what? Biting nails, नाखूनों को चबाने के लिए दांतों से, bending her body और shoulder forward, और अपने शरीर को या कंधों को आगे की तरफ झुकाकर बैठने के लिए, and sitting और standing in lazy और dropping way, और बिल्कुल जैसे थके हुए लोग बैठते हैं आगे की तरफ झुककर, उस तरह से बैठने के लिए उसको क्या है, डांटती है या मना करती है मम्मी. ये स्टैंजा दिखाता है कि कैसे हमारे परिवार के जो हमसे एज में बड़े लोग होते हैं वो जरूरत से ज्यादा हम पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. एंड देयर हैज नो स्पेस फॉर द चिल्ड्रन टू ब्रीथ इन, और ऐसा लगता है कि बच्चे के लिए सांस लेने की भी उसे छूट नहीं है अपनी मर्जी से. अमांडा इज बीइंग कॉन्स्टेंटली करेक्टेड एंड स्कॉल्डेड, लगातार उसको जो है करेक्ट किया जा रहा है, स्कॉल्ड किया जाता है, डांटा फटकारा जाता है, और उसे सही चीजें करने के लिए टोका जाता है. द यूज ऑफ हर नेम एट द एंड ऑफ एवरी लाइन, हर लाइन में जो उसका नाम आया है ये क्या दिखाता है, लगातार जो उसको नैग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसको दिखाता है. इट इज अवर सेकेंड स्टेंजा विच इज इन साइड दी ब्रैकेट और पैरेंथेसिस. ये ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के अंदर है, जो कि क्या दिखाएगा, अमांडा के अंदर चलने वाले विचार और उसकी कल्पनाओं को दिखाएगा कि वो क्या सोचती है. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस स्टेंजा, लेट्स नो द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स. लैंग्विड मीन्स रिलैक्स्ड, मूविंग स्लोली, शांत एकदम. एमरल्ड, एमरल्ड क्या होता है, एक ये देखिए प्रीसियस स्टोन होता है एमरल्ड, और ये इस कलर का होता है. तो ये इस कलर को दिखाने के लिए, जब हमारा सी का ये कलर होता है, समुद्र का ये वाला जो कलर होता है, उसको जो है इस इस नाउन, इस जो सी है, समुद्र है ना, यहाँ पर समुद्र क्या है, एक नाउन है, उसके पहले एमरल्ड और लैंग्विड, ये दो एडजेक्टिव की तरह, दो वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह आए हुए हैं. तो यहाँ पे ये सी की क्वालिटी को बता रहा है कि इसकी क्वालिटी कैसा है, कि ये शांत है एकदम, और ये कैसा है, ग्रीन कलर में, ब्राइट ग्रीन कलर में है. सोल मीन्स अलोन, सिंगल. मरमेड, जलपरी. मरमेड क्या होती है, जलपरी होती है. अ सी क्रिएचर, समुद्र का एक क्रिएचर होता है, विद अपर बॉडी ऑफ विमेन एंड लोअर ऑफ फिश. ठीक, जिसमें क्या है, एक मरमेड कैसी होती है, जिसका आधी ऊपर की बॉडी तो एक विमेन के जैसी होती है, और नीचे की जो बॉडी होती है एक फिश के जैसी होती है. दैट इज कॉल्ड मरमेड. ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली विद वाटर, पानी के साथ बहुत आराम से बहना, तैरना. ब्लिसफुली, बहुत ही ज्यादा आनंद के साथ, खुशी के साथ. So in this stanza, Amanda is imagining herself as a mermaid in the sea, which is emerald means in bright color, and languid means शांत. वो कैसा, रिलैक्स है, शांत है समुद्र, और वो क्या है, ब्राइट ग्रीन कलर का है. जहां पर जो अमांडा है वो क्या है, एक मरमेड की तरह है, और वो एकमात्र वहां पर उस समुद्र में केवल इकलौती ही है उस समय. और वो क्या कर रही है, ड्रिफ्टिंग मतलब मूविंग विद वाटर, पानी के साथ आराम से बह रही है, तैर रही है, एंजॉय कर रही है उसको, खुशी के साथ, बहुत ही आनंद के साथ. Look at the content, what I have written to explain this stanza. Amanda ignores nagging. Nagging को ignore करते हुए क्या करती है? Amanda ignores the nagging done to her. उसको जो परेशान किया जा रहा है by her mother, जो उसको उसकी मम्मी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसको इग्नोर करती है.
नजरअंदाज करती है, एंड रिट्रीट्स इनटू हर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, और अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में खो जाती है। शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ मरमेड, अपने आप को एक मरमेड, वो कल्पना करती है कि वो एक मरमेड है, और वो एक समुद्र के अंदर है जो कि काम और ग्रीन कलर का है। एक ग्रीन और शांत कलर के समुद्र में है, वो तैर रही है। शी इज कंप्लीटली अलोन, और वो क्या है, पूरी अकेली है वहां पर उस समुद्र में, एंड फ्री टू मूव, अकेली क्यों है, ताकि कोई इसे डिस्टर्ब ना कर सके, और वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे वहां पर तैर सकती है। शी इज फ्री टू मूव एज शी वॉन्ट्स। शी वॉन्ट्स एस्केप फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, और ये ऐसा क्यों इमेजिन करती है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस, ये जो बंधन है घर के ना, इनसे वो बचना चाहती है। फॉर हर, उसके लिए, दैट काम सी, ये जो शांत वाला समुद्र है ग्रीन कलर का, इज अ मीडियम टू एस्केप फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन एंड केयर, ये जो मम्मी की जरूरत से ज्यादा वाली केयर है और जो बंधन है, नियम कानून है ना, उनसे बचने का एक माध्यम है। क्या ये समुद्र, या उसका मरमेड के रूप में उस समुद्र में होना। स्टैंजा 3 इज विदाउट पैरेंथेसिस, बिना ब्रैकेट के है। इट मींस इट इज अबाउट मदर्स स्कोल्डिंग, इट इज अबाउट मदर्स इट इज अबाउट मदर्स स्कोल्डिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, ये मम्मी की डांट फटकार या इंस्ट्रक्शन, जो दिशा निर्देश हैं, उनके बारे में है। So before we start this stanza, let's know the meaning of this word, tidy. Tidy. Tidy means clean, neat and well arranged. कोई चीज बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी हो और अपनी जगह पर हो. This is what tidy. So in this stanza, Amanda's mother is instructing her, saying or questioning, did you finish your homework? अमांडा, क्या तुमने अपने स्कूल का काम जो होमवर्क था वो पूरा कर लिया? डिड यू टाइडी अप योर रूम? क्या तुमने अपने रूम को व्यवस्थित कर लिया? क्या तुमने अपने रूम में जो भी सामान रखा हुआ था, सारी चीजें, क्या तुमने अपनी साफ सफाई करके अपनी जगह पर पहुंचा दी वो सारी चीजें? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे शूज साफ करने के लिए भी कहा था। स्टैंजा 3, look at what I have written to explain this stanza. Stanza 3 drags us to reality. Stanza जो 3 है हमें वास्तविकता में लेकर आता है, यानी वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि मम्मी उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, उसको स्कोल्ड कर रही हैं, डांट रही हैं, चाइड कर रही हैं। तो मदर जो है ना, मदर आस्क अबाउट हाउस होल्ड कोर्स, घर के जो काम है कुछ उनके बारे में पूछती हैं, एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कुछ उसे जिम्मेदारी दी गई थी के बारे में पूछती हैं। जैसे कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी? कंप्लीटिंग स्कूल होमवर्क एंड टाइडिंग अप द रूम, और रूम को जो व्यवस्थित करने की, सारा सामान जो भी है उसको अपनी जगह पर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी, एंड क्लीनिंग शूज, और जो उसके शूज हैं, मे बी स्कूल जाने वाले शूज होंगे, नेक्स्ट डे के लिए उनको साफ करने के लिए कहा गया था। ठीक, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या हाउस होल्ड कोर हैं जो उससे पूछे जा रहे हैं। शोइंग, और ये क्या दिखाते हैं? द एंडलेस लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और जो असीमित, जो उससे उम्मीदें लगाई गई थी उनको दिखाता है। प्लेस्ड ऑन अमांडा, जो अमांडा पर डाली गई थी, और अमांडा जो कि एक छोटी लड़की है अभी तो। एडल्ट वॉइस मीन्स जो मम्मी की वॉइस है, यानी मम्मी जो है लगातार उससे क्वेश्चन पूछती रहती हैं इन अथॉरिटेटिव टोन। कैसे? एक पावर के साथ में, अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ में। अमांडा कीप्स लिसनिंग टू, अमांडा उनको सुनती रहती है, बट रिमेन साइलेंट, लेकिन चुप रहती है, जवाब नहीं देती है। स्टैंजा 4, स्टैंजा 4 इज इनसाइड द पैरेंथेसिस और ब्रैकेट। तो अगर ब्रैकेट के अंदर स्टैंजा है, इट मींस ये अमांडा की इंटरनल थॉट और इमेजिनेशन को दिखाएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट द स्टैंजा, लेट्स नो द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स यूज्ड इन दिस स्टैंजा। ऑर्फन, ऑर्फन मींस अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, मम्मी पापा के बिना वाला जो बच्चे होते हैं, है ना, जो अनाथ बच्चे होते हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं। रोम, वॉन्डर एमलेसली, इधर उधर भटकना बिना किसी काम के, बिना किसी वजह के। पैटर्न मीन्स, पैटर्न यहाँ पर एक वर्ब के रूप में यूज हुई है, तो इट मीन्स टू मेक रिपीटेड डेकोरेटिव डिजाइन, एक ही तरह की डिजाइन्स को बनाना, एक ही तरह की, है ना, डिजाइन्स को बनाना, दैट इज व्हाट पैटर्न। हस्ड मीन्स क्वाइट, साइलेंट, स्टिल, शांत, ठहरा हुआ। सो इन दिस स्टैंजा अमांडा इज इमेजिनिंग हरसेल्फ एज एन ऑर्फन, अमांडा अपने आप को क्या है? एक अनाथ बच्ची। तो इस स्टैंजा में अमांडा अपने आप को एक अनाथ बच्ची
एक अनाथ। सो इन दिस स्टैंजा अमांडा अपने आप को एक अनाथ बच्ची, इन दिस स्टैंजा अमांडा इज इमेजिनिंग, तो इस स्टैंजा में अमांडा अपने आप को एक अनाथ बच्ची के रूप में इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है कि वो एक अनाथ बच्ची है, और वो एक अनाथ बच्ची है, एंड शी इज रोमिंग द स्ट्रीट, एंड बीइंग ऑर्फन शी इज रोमिंग इन द स्ट्रीट, और वो क्योंकि अनाथ है, उसे कोई कुछ रोकने टोकने वाला कहने वाला नहीं है, इसलिए वो क्या है, गलियों में भटक रही है। एंड आई मीन्स वो अपने बारे में खुद कह रही है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फिट, और वो बालू पर अपने नंगे पैरों से शांति से चलते हुए वो एक तरह की डिजाइन बनाते हुए, कदमों की चलने के निशान बनाते हुए जा रही है। और अमांडा साइलेंस को गोल्डन समझती है, गोल्डन, उसकी नज़र में साइलेंस, शांति जो है ना, वो क्या है, गोल्डन है, और जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो क्या है, स्वीट है, मधुर है। सो आई हैव रिटन समथिंग टू एक्सप्लेन दिस स्टैंजा, लुक एट इट। बीइंग ओवरनैग्ड, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने के बाद में, और वो क्या करती है, तो सफोकेटेड महसूस करने लगती है, उसका दम घुटने लगता है उस घर में, घर के इस तरह के माहौल में। अमांडा डिज़ायर्स फॉर फ्रीडम, तो अमांडा की जो फ्रीडम, आज़ादी के लिए जो डिज़ायर है, इज़ सो इंटेंस, वो इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है, दैट शी इमेजिन्स बीइंग एन ऑर्फन, कि वो सोचने लगती है कि काश वो एक ऑर्फन होती, यानी उसके मम्मी-पापा नहीं होते, कोई कहने टोकने वाला नहीं होता उसको। शी इमेजिन्स वॉकिंग बेयरफुट इन सैंड, कि वो बालू पर या सैंड में या रेगिस्तान में क्या है, नंगे पाँव चल रही है, मेकिंग अ पैटर्न विद हर फीट, और पैरों से निशान बनाते हुए जा रही है, एंड एन्जॉयिंग द गोल्डन साइलेंस, और उस शांति को जिसको वो गोल्डन के समान, सोने के समान समझती है, सोने से भी ज़्यादा या सोने के बराबर कीमती समझती है, उसको एन्जॉय कर रही है, और उस आज़ादी को जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मधुर है, स्वीट है, उसको एन्जॉय कर रही है। एंड दिस स्टैंजा शोज़ हर डिज़ायर फॉर कंप्लीट फ्रीडम एंड पीस, एंड फॉर लाइफ विदाउट रिस्ट्रिक्शंस एंड विदाउट कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और ऐसा जीवन जहाँ पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बंधन ना लगाए गए हों, बहुत ज़्यादा जहाँ पर निर्देश ना मिलते हों, है ना? बहुत ज़्यादा जहाँ पर टू डू, और बहुत ज़्यादा जहाँ पर डूज़ और डोंट्स के बारे में ना बताया जाता हो। हर इमेजिनेशन, उसकी जो कल्पनाएँ हैं, कल्पना शक्ति है, हेल्प्स हर एस्केप, बचने में मदद करती है, फ्रॉम कंटीन्यूअस स्कोल्डिंग एंड कंट्रोल, लगातार जो उसको डाँट-फटकार मिल रही है, या उसपे जो कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है, उससे उसको बचने में हेल्प करती है, मदद करती है। स्टैंजा 5, व्हिच इज़ अबाउट मदर्स, व्हिच इज़ अबाउट मदर्स स्कोल्डिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। स्कोल्डिंग को हम चाइल्ड भी बोल सकते हैं, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड मीन्स का मतलब, चाइल्ड मीन्स भी होता है स्कॉल्ड, रिब्यूक भी हम लोग बोल सकते हैं, रिब्यूक, ये अदर मीनिंग है उसके लिए। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस स्टैंजा, लुक एट दिस वर्ड, एक्ने। एक्ने इज व्हाट, पिंपल्स, यूजुअली फेस्ड बाय टीनेजर्स, टीनेजर्स जो होते हैं, उनकी टीन एज में, 13 टू 19 वाली एज में, उनको इस चीज से सफर करना पड़ता है, चेहरे पर जो पिंपल आ जाते हैं। तो इन दिस स्टैंजा Amanda's mother is instructing her, saying, "Don't eat that chocolate." इतनी ज़्यादा मतलब चॉकलेट खाने के लिए मना नहीं कर रही हैं, मम्मी कह रही हैं, "इतनी ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने", और उनको उसको क्या कर रही हैं, वो डर भी दिखा रही हैं। इतनी ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो क्या होगा, तुम्हें एक्नेज़ आ जाएँगे चेहरे पर, पिंपल हो जाएँगे। "विल यू प्लीज़ लुक एट मी", क्या तुम मेरी तरफ देखकर बात कर सकती हो? "व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू", जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तरफ देखकर बात कर सकती हो? So I have written something to explain this stanza. Look at it. One of her parents, most probably her mother, उसकी जो मम्मी है, स्कॉल्डिंग, उसको डांट रही हैं, फॉर व्हाट, ईटिंग चॉकलेट इन एक्सेस, जरूरत से ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए। और क्या कर रही हैं, उसे वो याद दिला रही हैं, डर दिखा रही हैं पिंपल और एक्ने आ जाने का ज्यादा चॉकलेट खाने पर, विच यूजुअली टीनेजर्स सफर्स इन दिस एज, जो ज्यादातर टीनेजर्स होते हैं इस एज में, 13 टू 19 वाली एज में सफर ही करते हैं, ज्यादातर लोगों को एक्ने आ ही जाते हैं। शी ऑल्सो डिमांड्स, और वो क्या डिमांड कर रही हैं अमांडा से, कि शी शुड बी लुकिंग एट हर फेस, कि वो उनकी तरफ देखती रहे, जब वो उसको समझा रही हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिस हाइलाइट्स, ये सब क्या दिखाता है, ओवर कंसर्न, मम्मा के अंदर अपनी बच्ची के लिए जरूरत से ज्यादा चिंता होने को दिखाता है, एंड डोमिनेशन, नियंत्रण को भी दिखाता है।
कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, उसको फ्रीली कुछ करने नहीं दे रही हैं, अपनी मर्ज़ी से। स्टैन्ज़ा 6 व्हिच इज़ इनसाइड द ब्रैकेट और पैरेंथेसिस इसके अंदर है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर है ये स्टैन्ज़ा, इसका मतलब ये क्या है, अमांडा के इंटरनल थॉट और इमेजिनेशन को दिखाएगा। So before we start this stanza, let's look at the meaning of the difficult words. Rapunzel, Rapunzel क्या है, एक famous fairy tale character है डिज्नी का, known for her long और golden hair, जो लंबे और सुनहरे बालों के लिए जानी जाती है, जो कि क्या है, लॉक्ड रहती है स्टेयरलेस हाउस में, एक ऐसे घर में जहाँ पर सीढ़ी ही नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है आने जाने की, और वो क्या करती है, उसको एक विच ने उसको लॉक करके रखा हुआ है यहाँ पर, और जब उस विच को इस यहाँ पर आना होता है तो अमांडा से उस कहती है कि वो अपने बाल जो है नीचे की तरफ गिराओ, और वो उनके सहारे चढ़कर ऊपर चली जाती है। तो इतना ही रेलेवेंट है, और अदर स्टोरी जानने के लिए आप रेपेंजल से जुड़ी हुई यूट्यूब पे स्टोरी देख लो, आप रेपेंजल की पूरी स्टोरी पता चल जाएगी आपको, और यू विल बी नोइंग ऑलरेडी। सो इन दिस स्टैंजा अमांडा इज इमेजिनिंग हरसेल्फ एज रेपेंजल, इस स्टैंजा में अपने आप को एक रेपेंजल मान रही है, कल्पना कर रही है कि काश कि वो रेपेंजल होती। आई हैव नॉट केयर, और जब वो अकेली होती तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होता, इतनी ज़्यादा केयर करने वाला नहीं होता, ज़्यादा उसे इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होता, डूज़ एंड डोंट्स बताने वाला नहीं होता उसे। और उसकी जो लाइफ़ होती है उस टावर के अंदर, टावर में वो कैसी एकदम शांत होती और रेयर होती। शांत, ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, एंड रेयर मीन्स डिफिकल्ट टू फाइंड। ऐसी चीज़ जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, ट्रैंक्विल मतलब शांत, एकदम पीसफुल। तो अगर वो रपुंज़ल होती तो एक ऐसे घर में रहती जहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं है, और वो अकेली होती जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई केयर करने वाला नहीं होता, उसका जीवन उस टावर में कैसा होता? एकदम पीसफुल होता, और ऐसा जैसा किसी और के पास ऐसा जीवन होता भी नहीं, ऐसी लाइफ़। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, और वो क्या करती है, वो ये भी इमेजिन कर रही है कि तब ऐसी कंडीशन में रपुंज़ल तो कर देती है, अपने बालों को नीचे गिरा देती है और विच ऊपर आ जाती है उससे मिलने के लिए, उसकी जो शांति है भंग करने के लिए। बट शी वुड नॉट हैव लेट डाउन हर हेयर, लेकिन वो अपने बालों को नीचे उसने नहीं डाला होता ताकि कोई ऊपर ना आ सके, और उसके जो पीस है, शांति है, lonesomeness है, उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। So I have written something to explain this stanza. So in this stanza, Amanda imagines, कंपेयर नहीं, imagines herself as Rapunzel, अपने आप को क्या मान रही है कि वो काश कि वो Rapunzel होती, और Rapunzel क्या है, एक फेमस फेयरी टेल कैरेक्टर है डिज्नी का, जिसके कैसे होते हैं, लॉन्ग गोल्डन हेयर, बड़े सुनहरे कलर के बाल हैं, एंड शी, और क्या है, शी इज अ यंग गर्ल, कौन, अमांडा नहीं, वो Rapunzel एक छोटी सी लड़की है इस स्टोरी में, Rapunzel वाली स्टोरी में, इन अ टॉल टावर विद विच, और वो क्या है, लॉक्ड है एक बड़े से टावर में, एक बहुत ही दुष्ट जादूगरनी के द्वारा। हु टुक केयर ऑफ हर एज़ मदर, हालाँकि वो उसको मम्मी की तरह जो है उसकी केयर करती हैं। एक्चुअल में इस स्टोरी में क्या होता है, जो विच है ना, वो क्या है, रेपेंज़ल के जो असली मम्मी-पापा हैं, उनको थोड़ा-सा जो है बेवकूफ़ बनाकर अमांडा को उसने उनसे ले लिया था बचपन में ही। अब ये जो टावर है ना, टावर है, उसमें क्या है, डोर्स और स्टेयर्स नहीं है, ठीक है? जब विच को ऊपर चढ़ना होता है तो वो रेमांडा से रेपेंज़ल से बोलती है अपने बालों को नीचे गिराने के लिए, उनके सहारे ऊपर चढ़ जाती है। रेपेंज़ल कैसी काइंड इनोसेंट लड़की है, जो भी है। अब इस स्टोरी के बारे में अलग से जान लेना, इतना काफ़ी है। अभी 6 स्टैन्ज़ा बाकी है मेरे दोस्त। शी मीन्स अमांडा लॉन्ग्स फॉर केयर फ्री लाइफ, ऐसा जीवन जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई केयर करने वाला ना हो, ऐसे जीवन की उम्मीद लगाती है, लाइक रेपेंज़ल, जैसे कि रेपेंज़ल की लाइफ है। अमांडा का ऐसा मानना है कि टावर के अंदर रेपेंज़ल की जो लाइफ है, दैट इज़ पीसफुल एंड काम। ऑल्दो रेपेंज़ल वाज़ इम्प्रिज़न्ड, रेपेंज़ल को उसके अंदर कैद करके रखा गया था। अमांडा सीज़ दैट टावर, उस टावर को वो कैसे देखती है, उसकी नज़र में वो टावर क्या है? अ प्लेस ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, एक ऐसी जगह जो एकदम शांत है और एकांत है, और जो कि क्या है, दूर है किन सब चीज़ों से, कांस्टेंट केयर एंड इंटरफेरेंस, लगातार जो उसकी देखभाल, ज़रूरत से ज़्यादा जो देखभाल होती है, और जो उससे इंटरफेयर किया जाता है बार-बार उसके कामों में। अमांडा फर्दर सेज, अमांडा और क्या कहती है, शी विल नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, और वो कहती है कि मैं अगर रेपेंज़ल की जगह पर होती तो मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराती। मीनिंग, इसका मतलब क्या है, बालों को ना गिराने का क्या मतलब है, शी विल नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर हर प्राइवेट एंड पीसफुल वर्ल्ड, कि उसके जो शांत और अकेला जो एकांत जीवन संसार है, जीवन है, उसमें किसी और को इंटरफेयर नहीं करने देती। इट सिम्बोलाइज़ेज़ हर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ये दिखाता है उसकी एक तीव्र इच्छा, क्या करने की, टू प्रोटेक्ट हर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, उसको उसकी अपनी आज़ादी को बचाने की तीव्र इच्छा को दिखाती है ये चीज़, फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल, बाहरी नियंत्रण से। शी एक्सेप्ट्स आइसोलेशन, और वो आइसोलेशन को, एकांत जीवन को, जो टावर के अंदर है, उसको फ्रीडम मानती हैं।
स्टैंजा 7 व्हिच इज़ विदाउट पैरेंथेसिस, इसका मतलब ये क्या है, मम्मी इसमें डाँटेंगी या इंस्ट्रक्शन कुछ देंगी अमांडा को। So before we start this stanza, let's know the meaning of the difficult word. Sulking means showing silent anger or making long face. Sulking का मतलब क्या होता है? मुंह लटका कर बैठना और गुस्सा दिखाना। Moody, moody means choleric, choleric, biliary और jittery, चिड़चिड़ी होना थोड़ा सा। ये कॉलरिक और बाइलरी ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या है, हमारी आयुर्वेद से आए हैं। हमारे कहाँ से आए हैं? आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जो है ना, उसमें माना जाता है कि हमारी बॉडी में 4 फ्लूइड हैं। 4 फ्लूइड हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से फ्लूइड हैं। 4 फ्लूइड हैं जिनके इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। या तो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, या वो जिटरी हो जाता है यानी चिड़चिड़ा हो जाता है, नकचिढ़ा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा हैप्पी खुश रहने वाला होता है, हैप्पी मूड में आ जाता है। तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं इम्बैलेंस की वजह से। So in this stanza, Amanda's mother is instructing her saying, "Stop that sulking at once." और ये जो मुँह लटका कर बैठना है और ये जो गुस्सा दिखाना है ना, इसको तुरंत बंद कर दो। You are always so moody, और तुम हमेशा मूडी लगती हो, चिड़चिड़ी दिखाई पड़ती हो। Anyone would think, कोई अगर यहाँ घर पे टहलने के लिए आ जाएगा, तो वो सोचेगा that I nagged at you, Amanda, कि मैंने तुम्हें ना परेशान करके रखा हुआ है। So I have written something to explain this stanza. Look at it. So in the final stanza, the poet brings us back to the reality. वो अगेन हमें रियलिटी में लेकर आता है, वास्तविकता में जहाँ मम्मी उसको डांट रही है अमांडा को, वहां लेकर आता है ये स्टैंजा हमें फिर से। एंड इन दिस स्टैंजा अमांडाज मदर, अमांडा की जो मम्मी है, अगेन स्कोल्डिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट हर बिहेवियर, और उसको डांट रही हैं और क्या कह रही हैं कि तुम्हारा जो बिहेवियर है ना वो बहुत खराब है अमांडा। शी टेल्स अमांडा, अमांडा से क्या कहती हैं, स्टॉप शोइंग साइलेंट एंगर एंड मेकिंग लॉन्ग फेस। ये जो मुंह बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये बंद कर दो, ये गुस्सा दिखाना। मुझे अब ये गुस्सा मत दिखाया करो, अपने पापा को दिखाया करना। विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग, और वो ये सब कहते हुए क्या है, उसकी फीलिंग भी समझने की जरा से भी कोशिश नहीं करती हैं। दिस शोज द लैक ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मम्मी एंड अमांडा। अमांडा और उनकी जो मम्मी है उनके बीच में जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है उसकी कमी को दिखाता है कि वो मम्मी बिल्कुल समझती नहीं है उसे। अमांडास, और ये जो अमांडा की साइलेंस है इज मिस्टेकन मूडीनेस। अब ये जो उसका मूडी होना है वो मम्मी की वजह से ही है, मम्मी के बहुत ज्यादा डांटने और इंस्ट्रक्शंस की वजह से ही है। बल्कि उसके मूडी होने के लिए खुद उसी को ब्लेम किया जा रहा है मम्मी के ज़रिए, मम्मी के द्वारा। इट रिफ्लेक्ट्स हर सप्रेस्ड, जबकि उसका मूडी होना क्या दिखाता है? उसके सप्रेस्ड इमोशन, जो इमोशंस जो उसने दबा कर रखे हैं, उनको दिखाता है। एंड हर इनर लोनलीनेस, और उसके आंतरिक अकेलेपन को, आंतरिक अकेलेपन को या अंदर से अकेले होने को दिखाता है। दिस स्टैंजा, 7th स्टैंजा हाइलाइट्स हाउ कांस्टेंट नैगिंग पुशेस चिल्ड्रन इनटू देयर इमेजिनरी वर्ल्ड। अब ये पोएम क्या है, हमें क्या दिखाती है कि कैसे लगातार अगर किसी बच्चे को नैग किया जाए, परेशान किया जाए, तो उसे उसके काल्पनिक संसार में जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, इस संसार से बचने के लिए। So message of this poem is what? The poem conveys that excessive nagging and constant control, जो लगातार परेशान करना है और नियंत्रण रखना है, can make a child feel trapped and lonely। तो एक बच्चे को कैसा महसूस करवा सकता है कि वो कैद है और अकेला है। It emphasizes it emphasizes the need of parents। ये दिखाता है, ये पोम दिखाती है कि पेरेंट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, टू गिव चिल्ड्रन देयर ओन मेंटल स्पेस एंड फ्रीडम टू ग्रो, कि मम्मी-पापा को क्या है, बच्चे को अपना एक मानसिक स्पेस या फ्रीडम, आज़ादी देनी चाहिए अपने आप बढ़ने की, सोचने की। रादर देन कॉन्स्टेंटली मोल्डिंग देम इंटू द परफेक्ट सोशल बीइंग, लगातार इसके बजाय कि उन्हें एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए फोर्स किया जाए, उन्हें आज़ादी दे देनी, उनको उनकी आज़ादी दे देनी चाहिए अपने आप सोचने की, कुछ डिसीजन लेने की। द पोम रिवील्स हाउ एक्सेसिव डिसिप्लिन, कि बहुत जरूरत से ज्यादा जो डिसिप्लिन है, कैन सप्रेस चाइल्ड्स क्रिएटिविटी। एक बच्चे की जो रचनात्मक क्षमता होती है, क्वालिटी होती है, उसको वो क्या कर देती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। एंड इमोशनल वेल बीइंग, जो उसकी भावनात्मक फीलिंग्स है ना, उनको दबा देती हैं। साइड इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग, इस तरह की पेरेंटिंग परवरिश का क्या नतीजा होता है, साइड इफेक्ट क्या निकलता है? द चाइल्ड
जो होता है, जो बच्चा होता है, लैक इन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, तो उसके अंदर डिसीजन लेने की जो है, डिसीजन मेकिंग पावर की कमी आ जाती है। Let's discuss the poetic devices of this poem. So in the first stanza we find anaphora. Anaphora is the repetition of same word or phrase in the beginning of successive line. लगातार आने वाली लाइनों में ना किसी एक वर्ड या फ्रेज का रिपीट होना ही एनाफोरा कहलाता है। तो यहाँ पर डोंट डोंट रिपीट हो रहा है। एंड रिपीटिशन, रिपीटिशन इज व्हाट, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का रिपीट होना जो होता है कहीं पर भी, बिगिनिंग में नहीं। ये एनाफोरा मतलब लाइनों के शुरू में रिपीट होना, और ये रिपीटिशन कहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर अमांडा 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 3 बार ये वर्ड रिपीट हुआ है। इन स्टैंजा 2 वी फाइंड सिंबोलिज्म, ये जो सी है वो क्या है, फ्रीडम का सिंबल है। अल्यूजन, रेफरेंस टू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का जो रेफरेंस होता है, उसका उल्लेख होता है, हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, ऐसा कोई कैरेक्टर जो किताबों में पाया जाता है, रियलिटी में नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्यूजन है बोलते हैं। यहाँ पर मरमेड, मरमेड मरमेड जो है एक्चुअली नोबडी हैज सीन, किसी ने नहीं देखा है मरमेड को आज तक, लेकिन यहाँ पर उसका जो है रेफरेंस मिलता है, इट मीन्स इस स्टैंजा में अल्यूजन है। स्टैंजा 3, so in stanza 3 again anaphora is there, repetition of a word in successive line। यहाँ पर क्या है, did you, ये जो फ्रेज है ना, उस ये रिपीट हुआ है 2 बार, और ये भी लाइन के शुरू में। रेपिटेशन भी है, अमांडा अमांडा फिर से रिपीट हो रहा है अमांडा का नाम। स्टैंजा 4 वी फाइंड मेटाफर, डायरेक्टली हम दो डिसिमिलर चीजों को, डिफरेंट चीजों को हम एक बता देते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा गंगाधर ही शक्तिमान है, तो हमने गंगाधर को शक्तिमान डायरेक्टली कह दिया, हमने ये नहीं कहा कि वो गंगाधर शक्तिमान के जैसा है। अगर हमने जैसा कहा तो दैट इज व्हाट सिमिली, ये सिमिली कहलाता है। और हमने कहा कि गंगाधर ही शक्तिमान है, दैट इज व्हाट, अगर हमने जैसा ना बोला, सीधे कह दिया वो वही, वो ना ए, जो पर्सन ए है वो बी है, तो दैट इज व्हाट मेटाफर। मेटाफर यहाँ पे साइलेंस को गोल्डन बताया गया है, फ्रीडम को स्वीट बताया गया है। एनाफोरा, एनाफोरा लाइन 1 और 2 में आई रिपीट हुआ है। अब ये दुनिया का, ये इंग्लिश का शॉर्टेस्ट वर्ड है। आई एक सिंगल लेटर है, लेकिन इससे क्या होता है, एक मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है, एक मीनिंग निकलता है, इसलिए हम इस आई को क्या है, एक वर्ड कंसीडर करते हैं। अदरवाइज एबीसीडी में जो आई होता है, ठीक, ये एक लेटर होता है। इमेजरी क्या होता है, जब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन किसी चीज का मिले और उसकी वजह से उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में आने लगे, दैट इज व्हाट इमेजरी। In stanza 6 we find alliteration. Alliteration is what, repetition of vowel or consonant, sound और letter, sound और letter, vowel या consonant, sound या letter का repetition जो होता है उसको हम alliteration बोलते हैं। अगर vowel sound का जो repetition होता है उसको हम assonance बोलते हैं, और जो consonant का repetition होता है हम उसको सॉरी consonance बोलते हैं, consonance बोलते हैं। तो इस पोम में एक्ने और अमांडा में ए जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, साउंड जो है रिपीट हो रहा है। इन स्टैंजा 6 वी फाइंड अगेन एल्यूजन, रेफरेंस ऑफ रेपेंजल। रेपेंजल क्या है, एक डिज्नी कैरेक्टर है, इमेजिनेटिव कैरेक्टर है ना, इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, तो इसका रेफरेंस हम पाते हैं, इट मींस एल्यूजन हैज बीन यूज्ड इन दिस स्टैंजा। इमेजरी अगेन डिटेल डिस्क्रिप्शन है, लाइफ इन द टावर, क्रिएटिव विजुअल इमेज। अब ये इससे इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होती हैं इन सब चीजों की, ठीक है। आयरनी, आयरनी क्या है, जो ये जो टावर है ना, ये सिंबल था इम्प्रिजनमेंट का, ये कैद का सिंबल है, बट फॉर अमांडा ये फ्रीडम का, फ्रीडम और पीस का सिंबल है, तो ये आयरनी है। इन स्टैंजा 7 वी फाइंड रेपिटेशन, अमांडा अमांडा वन अमांडा, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक। आयरनी क्या है, अमांडा इज कॉल्ड मूडी, अमांडा को मूडी कहा जा रहा है, जबकि क्या है, ये मम्मी के बहुत ज्यादा डांटने की वजह से उसका ऐसा मूड है। So that's all for today's class. If you find this lecture helpful, do like, share and subscribe. And for the feedback, do comment in the comment section. तो ये था अमांडा पोम का डिटेल्ड लेक्चर, इसका एक शॉर्ट लेक्चर भी आपको आगे मिल जाएगा। And we will meet in the next video. Till then, keep studying. Bye bye.